नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल आप सभी जुड़ जाइए तो फिर अपनी बात हम लोग शुरू करें। कनेक्टिविटी अच्छी है आज। मेरी आवाज जा रही है? सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार मेरा। आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़िए तो फिर हम लोग अपनी वार्ता शुरू करें। कुछ अपडेट हैं, कुछ प्रोग्रेस है हमारे जो लीगल एनकाउंटर में, तो मैं आपके सामने वो सब चीज़ों को साझा करूंगा। विशाल जी स्वागत है। हमारे जिला संगठन मंत्री अवधेश कुमार जी, विभा सिंह जी, अब्दुल वहीद जी, अवधेश कुमार जी, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव में। कुछ विधिक नमस्कार राकेश भैया आपको, और संगवान जी आपको भी नमस्कार। विजय गुप्ता जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आ जाकर एकादशी तिथि को आज हमारे आराध्य विष्णु भगवान चतुर्मास की योग निद्रा के बाद आज उठे हैं। तो आप सभी को इस एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी शिक्षक साथियों को आप सभी लोग जुड़ जाइए तो फिर मैं प्रोसीड करूं। Ensure me that all of you have a better connection and I am audible to all of you, that my every single word would have a approach to you. हाँ जरूरी न्यूज में सुना रहा हूँ, जरूरी सुना रहा हूँ। वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। मनोज कुमार जी, सूरज जी, कुलदीप सिंह जी, लालू जी, संतोष मिश्रा, प्रधान जी, आशीष सिंह जी और सलामत अली जी, आपका भी हमेशा सपोर्ट मिलता रहता है। ये आप लोग की सपोर्ट ही हम लोग की बहुत बड़ी ताकत है। ऋचा त्रिपाठी जी नमस्कार। संदीप सलूखे जी, कंचन सिंह जी नमस्कार। सभी बड़े भाइयों को नमस्कार। हमारे जो भी अनुज हैं उनको मेरी तरफ से स्नेह। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सकुशल होंगे और किसी भी तरह की कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और साथी जुड़ जाएं। सुनील कुमार प्रजापति जी हमारे जिला प्रचार मंत्री, आपका भी स्वागत है। उमेश कुमार चतुर्वेदी जी, राजेश पांडे जी स्वागत है। नीलम तिवारी जी, हाँ जल्दी सुना रहा हूँ। कुछ अपडेट है। हम लोग तो दिन रात इसी में लगे ही हुए हैं। इस समय खाना पीना उठना बैठना सब यही चल रहा है ना।
और वो सब आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का मोटिवेशन है। जिस परिवार में 25 लाख 30 लाख लोग सदस्य हों, वो परिवार कभी अपने आप को ऊर्जाहीन कैसे महसूस कर सकता है ना। तो इतना बड़ा परिवार है हमारा शिक्षक परिवार पूरे भारतवर्ष में। अगर हमारे और सब शिक्षक साथ जुड़े तो 1 करोड़ से बड़ा परिवार हमारा है। तो हम लोग कैसे हम लोग शक्तिहीन हो ही नहीं सकते हैं, कोई चांस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि हम शक्तिहीन हो जाए, है ना। नीलम तिवारी जी, सभी मेरे शिक्षक बंधुओं को नमस्कार, शिक्षिका बहनों को नमस्कार। प्रवेश कुमार जी, रामा जी, बड़े भाई नमस्कार। सुधीर कुमार मिश्रा जी, उत्कर्ष सिंह जी, संजीव सिंह जी, अपर्णा शर्मा जी, SK सिंह, रघुवंशी जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी, अशोक सोनकर बड़े भाई, आपको भी मेरी तरफ से सादर नमस्कार। हाँ, तो जो हम आते हैं अपने अब चर्चा के बिंदुओं पर। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि भगवान आज उठ गए हैं, है ना। हिंदी में कहें तो कार्तिक मास, इंग्लिश में कहें तो नवंबर, 1 तारीख है आज, नवंबर। तो हमारी उम्मीदों को नया आसमान, नया अंबर मिलेगा। ये उम्मीदों का नवंबर होगा। और मेरी ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, हम लोग आते हैं अक्सर तो आपसे कहते हैं निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, बिल्कुल चैन से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि ये नेताओं की भाषा है ना। नेता लोग कहते हैं कि अरे ठीक है, सब ठीक हो जाए, कोई क्या दिक्कत है यार, सब ठीक है ना। डॉक्टर लोग कहते हैं मरीज को, अरे यार सब ठीक है। लेकिन जब हम आपसे कहते हैं ये बात कि आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, तो हमारे तो इन चीजों के पीछे एक लॉजिक होता है। क्योंकि हम टीचर है ना, हम कोई आपको अनर्गल विश्वास या वैसी विश्वास नहीं देंगे। हमको कोई आपसे वोट नहीं लेना है ना। तो हम तो खुद ही पीड़ित पक्ष हैं आपकी तरह। आपका भाई हूं, छोटा बड़ा जो भी, उम्र के हिसाब से आप समझिए। तो हम लोग जब आपके सामने आते हैं तो हमारे ये कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हम झूठा विश्वास दिला रहे हैं। लोग कहते हैं अरे सर आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत वो रहते हैं। तो रिलैक्स आपको भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा कुनबा हमारा है 25 लाख लोगों का, 30 लाख लोगों का। तो रात में आप कहीं जाते हैं, अगर कोई अंधेरी रात है, 1-2 आदमी मिल जाते हैं तो आपको ढांढस हो जाता है यार कोई दिख रहा है। और जहां इस नाउम्मीदी इस अंधेरे में अगर इतने लोगों का हाथ आपके साथ है तो आप कैसे निराश हो सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल हमारे पीछे जो आपको कहते हैं कुछ विधिक तर्क होते हैं, कुछ विधिक उपाय होते हैं जो हम इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। वकील साहब से हमेशा बात होती रहती है। मैं खुद बहुत सारे जो जनरल्स हैं, जो कोर्ट के और जो केसेस के हैं, फंडामेंटल राइट से लेके जो भी इंटरप्रिटेशन कोर्ट में अभी तक जो भी इंटरसेप्ट हुए हैं, इंटरेक्ट हुए हैं, उन चीज़ों को मैं देखता हूँ, स्टडी भी करता हूँ। और किसके लिए, अपने अधिकारों की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो आज मेरी वार्ता हुई जो है कि जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं और हमारे जो कुछ हैं परिचित वकील साहब, तो उनसे भी बात हुई। तो आज जो है कि हमारी बात के क्रम में, जैसा कि आप लोग को मैंने पहले जो लाइव वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया ये था कि चूंकि ये मामला बहुत बड़ा है, इसमें लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो माननीय जज साहब दीपांकर दत्ता जी ने अपने चैम्बर में नवंबर के दूसरे सप्ताह में जो है वो हमारे जो रिस्पेक्टेड काउंसिल हैं सभी स्टेटों के, उनको बुलाया है। और वो कंसीडर करेंगे, पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे कि दिस केस माइट बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट और नॉट। तो उनको बुलाने का मतलब यही है कि ही इज लाइकली टू बी, द केस इज लाइकली टू बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट। तो ये पॉजिटिव बात है ना, बिल्कुल पॉजिटिव बात है। तो मैंने उसके बारे में आपको मेंशन कराया, सारी बातें बताई, और वो दूसरे हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 3rd वीक या 4th वीक में इट इज लाइकली टू बी presented before the honorable judge in the open court, and we might get our favorable decision. It may be. We are hopefully very assured that the court will listen our logical arguments, interpretation, and we would have our adoptable favor from the court, honorable court. तो उसमें सारी बातें हैं। तो हम जब कहते हैं तो कुछ
हम ये भी मान के चलते हैं कि ठीक है, चीजें हैं, हमको निश्चित उसमें मिलेगा, क्योंकि उस समय जब माननीय कोर्ट ने सुनवाई की तो हमारा पक्ष नहीं सुना गया। वहां पे यही हुआ कि आवर काउंटर हैज नॉट येट बीन सबमिटेड और नॉट लिसन्ड, उसमें सुना ही नहीं गया, है ना। तो दिस वाज द मेन कल्पिट रीजन दैट वी वेयर हैव बीन अफेक्टेड ऑन 1 सितंबर 2025 बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो चीजें अब जिस तरह से क्लियर आउट मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि दूसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए विचार होगा और वो सुनवाई होगी। हम इस पे भी जाते हैं, हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन के लिए भी तैयार रहते हैं। मेरा मतलब आपको डराने का बिल्कुल नहीं है ना, मेरा मतलब ये है कि जो रिव्यू होता है, ठीक है, तो रिव्यू होता है, तो रिव्यू में जो कोर्ट के आदेश होते हैं, उस कोर्ट के जो आदेश के जो रेफरेंसेस होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ही जो भी चीजें होती हैं उसमें करेक्टिव मोड में मानी जैसा आप सुनते हैं कि वेदर सम करेक्शन is needed or not, and the appropriate logic interception that has been submitted by the honorable counsel of the referenced state is appropriate, adequate and saturated the condition on which I have given this order. Okay, तो वो देखते हैं कि क्या वो आदेश जो हुआ है उसमें जो माननीय जो हमारे वकील साहब हैं सभी स्टेटों के, क्या उस आदेश में अपने तर्क से उनको संतुष्ट कर सकते हैं कि उन आदेशों में संशोधन की थोड़ी सी भी गुंजाइश बनती है कि नहीं, उस कंडीशन देखते हैं। हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में जाते हैं। आज मेरी वकील साहब से बात हुई लंबी, तो उसमें हम 0.00001% उस कंडीशन के लिए भी तैयार होते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमको रिव्यू में हमको हमारा फेवर नहीं मिलता है, ठीक है, 0.001% प्रोबेबिलिटी पे भी हम विचार कर रहे हैं। तो आज मेरी बात हुई माननीय जो है कि वकील साहब से, और चूंकि मैं भी सब चीजों को देख रहा हूं, सारे जो और इसमें क्या क्या क्लेमिंग ग्राउंड बन सकते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरी जो बात हुई तो उसमें मैंने कहा कि सर एज द आरटी एक्ट 23(2) सब क्लास, जो आरटी एक्ट का सब क्लास 23 है वो है क्या। उसमें मैंने यही कहा कि 23 का सब क्लास 2 जो है, इट प्रोवाइड्स टेम्पररी पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलैक्स द क्वालिफिकेशन रूल फॉर द रेलिवेंट टीचर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टीचरों के क्वालिफिकेशन को रिलैक्स करने के लिए कुछ छूट देता है। और उसमें है क्या, उसमें यह है कि द व्हेन आरटी एक्ट 2009 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, द टीचर प्रायर टू द आरटी एक्ट कमेंसमेंट has been given 5 years to acquire the minimum qualification till 2015, and the teacher appointed or in 2015 has given 4 years more. The date has been ended on 2019. That is all about the 23 subclass 2. मैंने उनसे यही कहा कि 23(2) में यही है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वो अपने शिक्षकों को इस कानून के तहत कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है। अब उसमें रिलैक्सेशन में एग्जाम्पशन की भी बात आती है। एग्जाम्पशन की बात ये आती है कि माननीय कोर्ट जो है कि वो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि अगर उनके टीचर ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो तो उनका रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। लेकिन जो मेन आता है वो ये कि 2009 के पहले जो टीचर हैं उनको आरटी एक्ट में एग्जिस्टिंग टीचर बोलते हैं, है ना। ये टर्मोलॉजी है आरटी एक्ट का कि जो भी टीचर अपॉइंटेड है 2009 के पहले, आरटी एक्ट के कमेंसमेंट के पहले लागू होना और उसकी भर्ती होना छोड़ दीजिए, जो उसका आरटी एक्ट संसद में पास हुआ उसके पहले के जो भी टीचर थे उन सभी टीचरों को एग्जिस्टिंग टीचर कहते हैं। तो एग्जिस्टिंग टीचर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन 5 years टू accomplish and ensure that their minimum qualification has been fulfilled। और उसके बाद 2017 में एक अमेंडमेंट आता है, उसमें यह कहता है कि ये 2015 से प्रवर्तित माना जाएगा और इसकी डेट 4 साल एक्सटेंशन की जाती है। 2019 तक सुनिश्चित कराना है कि ये जो है सभी शिक्षकों को मिनिमम क्वालिफिकेशन ये लेनी है, ठीक है। इस पे सारी बात हुई। तो मेरा जो बातचीत हुआ वो उसका ग्राउंड आप समझिए, जो मेन पॉइंट पे मैं आता हूं, तो मैंने ये कहा कि सर इट इज क्वाइट अफर्मेटिव, इट इज क्वाइट एविडेंट, ये बिल्कुल साफ है दैट द गवर्नमेंट हैड commenced the RT Act 2009 and again in 2017 it has been revised with a amendment that all the teacher prior to the 2009
has given 5 years to really ensure their minimum qualification of TET, whether it has been said, should be accomplished. And again after, in 2017, the amendment which took place in 2017 and has been supposed to regulate 2015 onwards, has given 4 years more to be completed in 2019. So the central government, whether it is some logical condition that central government is not culprit, that it has been 15 and plus year, that a affected teacher has been not notified by their reference state and the central government too, that the affected one must have their TET eligibility within the time period that has been given by the central government, because it is a matter of the amendment in RT Act. और एक मैंडेमस होता है. मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस में ये होता है कि मैंडेमस में हमको सुप्रीम कोर्ट का एक अनुच्छेद आर्टिकल 32 होता है. 32 क्या होता है? 32 में मैंने ये कहा कि अब हम लोग रीट की बात करेंगे. मैंने कहा ना पॉइंट 0 पर अगर रिव्यू में होता है तो रीट में ग्राउंड जो हमारा बनेगा, ग्राउंड का मतलब यही है कि हम उस पर ये कहेंगे जो हमारा रीट होगा 32 आर्टिकल के हिसाब से, वो मैंडेमस की बात होगी, वो मैंडेमस रीट होगा. मैंडेमस रीट ये होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर ऑफिशियल, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैव टू इंश्योर दैट ऑल द provision that has been enacted by the central government must be accomplished within the time that has been given. तो 15 साल बीत गए और अगर हमारे टीचरों को ये पता नहीं है कि उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट के लिए उनको पर्याप्त समव्यवहार नहीं किया गया संबंधित राज्य या केंद्र सरकार से, तो क्या केंद्र सरकार इसका दोषी नहीं है? क्या राज्य सरकार इसका दोषी नहीं है? तो ये बहुत बेसिक ग्राउंड है. ये जो हमारा रीट होने वाला है, जो हम रीट करेंगे, उस रीट का बेसिक ग्राउंड यही है कि वेदर व्हेन वी गो थ्रू आर्टिकल 32 that provides us a writ of mandamus, where a central government or its official have to ensure the provision that has been enacted by the Supreme Court or by the amendment in the Constitution must have been done within the period that has been given. उस तय सीमा में उस चीज को नहीं, तो इसको नल एंड वाइड कहते हैं, है ना? नल एंड वाइड. आप इस तरह से समझिए कि अगर किसी कोई मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति महोदय के पास जाती है और कोई भी किसी तरीके से अगर उस मर्सी पिटीशन में किसी तरीके का विचार नहीं होता है एक तय सीमा के अंदर, ठीक है, द टाइम पीरियड दैट हैज बीन गिवन टू रियली कंसीडर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मर्सी शुड बी गिवन और नॉट. तो अगर वो चीज नहीं होता है तो फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नल एंड वाइड कंडीशन में रख देता है, इसको लैप्स्ड मान देता है, और हो सकता है कि उस आदमी को होता भी है मृत्युदंड से मुक्ति मिल जाती है. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कंप्लायंस ऑफ द जो भी वो डिमांड्स है या पिटीशन है उसका तय सीमा में अनुपालन नहीं किया गया. तो हमारे कहने का यही मतलब है कि हम इसमें अगर 15 साल से प्रभावित थे तो क्या इस तरह से कोई सख्त निर्देश आदेश सरकारों द्वारा निर्गत किया गया या हमारे संबंधित अधिकारियों द्वारा कुछ इस तरह से प्रावधान किए गए जो आज आंध्र प्रदेश सरकार लागू कर रही है कि टेट देना है? आज जब समय सीमा के लिए जो 142 का प्रयोग करके 2 साल का समय दिए, तो ये बहुत ही बेसिक ग्राउंड है कि मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से बात की तो उन्होंने कहा. और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने उनसे ये भी कहा कि सर एडवोकेट 1961 एक जो है कि वो सेक्शन है हमारे आईपीसी में, दैट अलाउज ए कॉमन मैन to appear in the court, that allows Supreme Court to give to allow a common man to pursue their parts not enrolled as a advocate. मतलब एक आप अधिवक्ता नहीं, लेकिन आप फिर भी कोर्ट में अपनी न्यायिक संरक्षा के लिए जा सकते हैं. तो उन्होंने कहा, तो मैं खुद आपको आश्वासन देता हूं कि मैं खुद इन चीजों पे चूंकि बात हो रही है तो मैं खुद इन चीजों को अपीयर भी रहूंगा कोर्ट में, और चूंकि हम लोग पीड़ित पक्ष हैं तो हम इस चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं. तो मैंने 1961 एडवोकेट आर्टिकल की भी बात उनसे की, तो उन्होंने कहा ये भी संभव है कि उसमें आप एज ए प्रेजेंटेशन आप भी दे सकते हैं, ब्रीफ आप भी कर सकते हैं. तो ठीक है. और वही उसकी बात मैं कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 15 साल में अगर प्रशासनिक शिथिलता या प्रशासनिक चूक से इन 15 साल जो कीमती समय थे जिसमें
मान लीजिए हमारे से लिए आपने टेट लागू किया था, वो तो गलत है ही है, रेट्रोस्पेक्टिव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम उस कंडीशन में जाते हैं कि इसके कंप्लायंस को आपने पूरा नहीं किया, तो ये तो लैप्स है, ये नल एंड वाइड है। इसको लीगल कंडीशन में नल एंड वाइड कहते हैं। इट इज टोटली लैप्स्ड कंडीशन whether the provision, the amendment that has been not really fulfilled by the official, relative official by the central government as well as the referenced state to their teacher। तो ये तो lapsed और null and void condition है। इस ग्राउंड पे हमारा रीट भी दाखिल होगा और निश्चित तौर पे अगर 15 सालों में इन अमेंडमेंट का टीचरों पर किसी तरीके का संव्यवहार नहीं किया गया तो हमको विधिक राहत मिलनी तय है। ये मास्टर स्ट्रोक रीट होगी, आप मान के चलिए। वकील साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये मास्टर स्ट्रोक रीट है, क्योंकि कुछ संगठन उस पर भी गए हैं, 2017 के अमेंडमेंट पे भी गए हैं। तो वो 17 का अमेंडमेंट ठीक है, उसमें अभी कुछ करेक्टिव चीजें हैं, 23(2) की व्याख्या करनी है, उसमें एनसीटी अपना पक्ष रखेगा। लेकिन जो मुख्य इसमें जो बेसिक ग्राउंड बनता है क्लेमिंग का, रीट का, उसमें यही बनता है कि मैंडेमस रीट हमारी होगी और उस मैंडेमस रीट में हम उन ऑफिशियल्स को चुनौती देंगे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को चुनौती देंगे, उनको चैलेंज करेंगे कि why they have not accomplished the provision, the limited time that has been given by the amendment has not given yet till the last date। उनको क्यों नहीं दिया गया वो पर्याप्त समय, क्यों नहीं कुछ नोटिफिकेशन। हम वो डिमांड करेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि आपके जो पत्र हैं, अनुस्मारक हैं, क्या आपने रिमाइंडर भेजा कि नहीं या परिपत्र भेजा कि नहीं, कुछ भी वो सारी चीजें कोर्ट से हम मंगवाएंगे कि आपने उस दिशा में कुछ ठोस कार्य किया है कि नहीं। जब आपका उसमें लिखा है 2009 में कि सारे जो एक्सिस्टिंग टीचर हैं उसको 2015 से वो करना था, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन की बात है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसमें क्वालिफिकेशन टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस ग्राउंड पे भी हमारी बहस होगी। आरटी एक्ट के 2009 के 23(2) के सब क्लास में आप जाएंगे तो उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन ए पावर टू रिलैक्स द क्वालिफिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टेड टीचर, है ना, द रेफरेंस टीचर, उसको रिलैक्स करने का पावर देता है क्वालिफिकेशन में कि वहां पे, और उसमें भी एग्जाम्पशन की बात है, उसमें कहीं भी टेट की बात नहीं है, उसकी व्याख्या भी होगी। तो रिव्यू में तो बहुत सारे ग्राउंड है, रिव्यू में यही ग्राउंड हमारा है, रेट्रोस्पेक्टिव है, उसमें एनसीटी को अपने जो है कि वो एफिडेविट देना है, उस एफिडेविट अफर्मेशन में यही बातें होंगी, उनकी व्याख्या करनी है, एग्जाम्पशन की बात होगी, रिलैक्सेशन की बात होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर हैं कि वो उसकी व्याख्या किस तरह से करता है, एग्जिस्टिंग टीचर के लिए वो लागू ही नहीं होता है। लेकिन हम रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में जा रहे हैं 0.001% कि अगर ऐसा होता है तो बैकअप फुल प्रूफ प्लान हमारे पास है, बहुत तगड़ा फुल प्रूफ प्लान है। और ये फुल प्रूफ प्लान को आपके बीच साझा करने का मेरा एकमात्र यही मकसद है कि आप चैन की नींद लीजिए, चैन से रहिए, इत्मीनान से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक क्षण, एक एक पल उन सारे विधिक उपायों पर, उन सारे विधायी उपायों पर दिन भर अपनी पैनी नजर रखते हैं, दिन भर स्टडी करते हैं और दिन भर जितने भी सारे इस तरह के अभी एनकाउंटर्स हुए हैं, जो है कि लीगल इनकाउंटर्स जो भी हुए हैं, जो बहुत हिस्टोरिकल थे, जिसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन पे भी हम स्टडी करते हैं कि उसमें कहां कहां पे हमारे लिए वास्तव में कोई लूप होल मिल सकता है कि नहीं, है ना। तो हमारा तो बहुत बेसिक ग्राउंड है। तो जो वकील साहब ने उन्होंने कहा कि इट वुड बी ए मास्टर स्ट्रोक मैंडेमस रीट, then we would put the central government, the state government, a question that it has been 15 years and it took almost 5 years to really write up all the order that has been given by the court, and till now the affected one has not been instructed and not been initiated to really accomplish their minimum qualification। अब वही क्वालिफिकेशन मतलब अब वो उसकी परिभाषा केंद्र सरकार को तय करनी है कि वो परिभाषा में क्या रखते हैं उसके लिए ना, अर्हता के लिए। तो अर्हता के विषय पे प्रशिक्षण भी आता है, अर्हता के विषय पर जो है बहुत कुछ आता है, उसमें टेट नहीं आता है ना। तो टेट के लिए एनसीटी को देना पड़ेगा। टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इट इज नॉट बी नोटिफाइड इन द रेफरेंस ऑफ ए क्वालिफिकेशन, है ना। तो यही सारी बातें थी, मैं आपको बताना चाहता था कि हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और रीट हमारा मैंडेमस रीट होगा, इट वुड बी मैंडेमस रीट दैट विल counter the representative and official of the central government as well as the state government, that whether it has been 15 years and no any teacher, the affected one, has been instructed and initiated to accomplish their minimum qualification within the time that has been given to them। ठीक है, तो ये सारे पक्ष थे, उन्होंने कहा ये ग्राउंड बनता है। तो हम अभी पूर्ण आश्वस्त हैं, वी आर
quite ensured, we are quite confident that in forthcoming review hearing we would have our favorable decision. ये हम मान के चल रहे हैं कि वो जरूर होगा, हम इंश्योर हैं बिल्कुल पूरे तरीके से, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो प्रीमियम वकील हैं, हमारे जो भाई और संगठन है और स्टेट से हैं, उनकी फेस वैल्यू है, वो जब खड़े होके उन बिंदुओं पर अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई होती है तो अगर वहां पे, अच्छा रीट में क्या होता है, रीट में थोड़ा सा हमको वाइड इन स्पेस मिलता है, हमारी बात ये रीट, ये आर्टिकल 32 में हम रीट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ना, तो उसमें वही सारी बात होगी, हमको एक वाइड इन स्पेस मिलता है कि अपनी बात को हम रख सकें और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनता है हमारी बात। तो रिव्यू में भी हम यही मान के चलते हैं कि हमारे जो माननीय वकील हैं अच्छे फेस वैल्यू के, उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट नकारा नहीं करेगा, उनकी बात को सुनेगा और हमको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। ये नवंबर है, नवंबर उम्मीदों को नया आसमान दिलाने वाला ये महीना है ना, तो बिल्कुल इससे भगवान जब उठ गए हैं अपनी निद्रा से तो संकट भी हमारे जीवन से चला जाएगा, है ना। जब प्रभु उठ गए तो प्रभु खुद ही हमारी रक्षा करेंगे। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और अपने दैनिक कार्यों में एंजॉय करिए, स्कूल में इत्मीनान से रहिए, सामाजिक जीवन में इत्मीनान से रहिए। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि जब मैं कहता हूं आश्वस्त रहिए, हम लोग कहते हैं, हमारी पूरी टीम कहती है, तो उसके पीछे यही है कि हम सारे विधिक एवरी सिंगल जो कहते हैं ना, एवरी सिंगल पार्ट्स ऑफ आवर इनकाउंटर वी वुड हैव ए वेरी क्लोज आइज ऑन दैट, वी आर हैविंग वेरी क्लोज आइज ऑन दैट, बहुत क्लोज आई हमारी उस पे। तो आपके एक एक व्यक्ति, एक एक अध्यापकों के अधिकारों की सुरक्षा करना ये संगठन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसके लिए श्योर करते हैं आपको। और ठीक है, वो जो है कि सभी लोगों का अपना अपना धरना है, वो चल रहा है, लेकिन आपको तय करना है कि कौन आपके लिए सही वाजिब लड़ाई लड़ रहा है। और हम भाई आपको आह्वान करते हैं कि 24 नवंबर को हमारा जो धरना है, 25 को माननीय बंधु जी का है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी धंधा ये जो है कि धरना है वो जो है वो 24 नवंबर को है। और उस 24 नवंबर में भारत के सभी प्रदेशों से हमारे लाखों लाख शिक्षक पहुंच रहे हैं। उसमें हमारा एकमात्र मांग यही है कि हमको हमारे जो है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव चीजें हैं, जिसे हमको 2009 के पहले प्रभावित शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता उसे छूट दी जाए, केंद्र सरकार उसके लिए अमेंडमेंट करे, उसकी कोर्ट से जब नोटिफिकेशन होने पर उसकी व्याख्या करे, एनसीटी उसका पक्ष रखे। हम ये मान के चल रहे हैं 14 नवंबर तक भाई माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी व्यस्त हैं। बिहार का चुनाव, क्योंकि केंद्र सरकार की साख का चुनाव है ना, केंद्र सरकार की साख भी इस पे लगी हुई है बिहार के चुनाव पे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ठीक है 14 नवंबर तक उनकी अति व्यस्तता है, सारे राजनीतिक जो उनके चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें जो है, लेकिन फिर हम उनसे जल्दी मुलाकात करें। हमारे सभी संगठन के उच्च पदाधिकारी भी इस मामले में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यही सारी बात है कि हम अभी रिव्यू पे पूरी नजर रखे हैं, बात भी होती रहती है, सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं। रिव्यू में मुझे 99.999% उम्मीद है कि वो राहत मिलनी है अगर ओपन कोर्ट सुनाई हो जाती, लेकिन हम लोग बैकअप प्लान भी लेके चल रहे हैं। और ये बैकअप प्लान ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, ये जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मोलॉजी में पेनैकिया, रामबाण की तरह ये काम करेगा, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आश्वस्त रहिए। फिर कुछ जो भी अपडेट्स होते हैं, आगे की जो भी विधिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम कब सुनवाई होगी, इसकी क्या जज साहब ने कोई डेट दिया है कि नहीं, फिर उसके रीट के लिए क्या क्या चीजें हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे अपडेट मैं आपके बीच साझा करूंगा। आप सभी लोग एकदम व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और 24 नवंबर को धरने में दिल्ली जरूर पहुंचिए, अपनी आवाज बुलंद करिए, है ना। तभी सरकार के पास ये जाएगा कि हमारे शिक्षक आज कक्षाओं को छोड़कर सड़क पर क्यों हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज होता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।